हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 9th की हिंदी और जो हमारी नई बुक आई है गंगा गंगा एनसीईआरटी बुक में से हम चैप्टर नंबर 2 डिस्कस करने वाले हैं। क्या लिखूं? ठीक है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग ये चैप्टर होने वाला है आपका। आपको इस चैप्टर को करने के बाद मजा आ जाएगा। ठीक है, मतलब बहुत अच्छा चैप्टर आपको लगेगा। ये किसके द्वारा लिखा गया है? ये लिखा गया है पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, यानी बख्शी जी जो लेखक हैं इसके, इन्होंने लिखा है। और इसमें क्या बातें चल रही है? तो इसमें बातें चल रही है निबंध लिखने की। ठीक है, यानी कि जो बख्शी जी हैं ये निबंध लिखना चाहते हैं, लेकिन इनका जो मन है, मन में बहुत सारी उलझने हैं। इनके मन में बहुत सारे सवाल आते हैं, बहुत सारी उलझने आती हैं और उन उलझनों में ये उलझते जाते हैं और कंफ्यूजन में रहते हैं कि मुझे क्या लिखना चाहिए, कैसे लिखना चाहिए, मुझे कौन सा तरीका अपनाना चाहिए। ठीक है, बहुत सारे इनके मन में सवाल उठते हैं। उन सभी चीजों को हम इसमें चैप्टर में समझेंगे आगे। ठीक है, और जो कठिन शब्द हैं इनका मैंने आपको साथ के साथ वर्ड मीनिंग भी यहाँ पे लिख दिया है, तो आप उसको भी देख सकते हो। बाकी मैं आपको समझाते हुए चलूंगा, आपको कुछ भी मतलब डाउट रहेगा ही नहीं। आप एक बार देख लोगे तो आपको लाइफ टाइम के लिए याद हो जाएगा, कभी भूलोगे नहीं इस चैप्टर को। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। तो देखिए, ये कहते हैं, लेखक कहते हैं कि मुझे आज लिखना ही पड़ेगा। यानी लेखक क्या कह रहे हैं कि मुझे आज लिखना ही पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा भाई? बात चल रही है निबंध लिखने की। ठीक है, यानी कि लेखक कहते हैं कि मुझे आज लिखना ही पड़ेगा। अंग्रेजी के एक प्रसिद्ध निबंध लेखक है जिनका नाम है गार्डिनर, यानी एजी गार्डिनर। ठीक है, इन्होंने क्या कहा है? गार्डिनर कहते हैं कि लिखने की एक विशेष मानसिक स्थिति होती है। ठीक है, उस समय मन में कुछ ऐसी उमंग उठती है और हृदय में कुछ ऐसी स्फूर्ति आ जाती है कि मस्तिष्क में कुछ ऐसे आवेग से उत्पन्न हो जाते हैं कि लेख लिखना ही पड़ता है। कहने का मतलब है कि लेखक यहाँ पे बता रहे हैं एजी गार्डनर के बारे में, कि गार्डनर ने बताया है कि जो लेखन होता है ना, जो लिखने का काम होता है, वो एक विशेष मानसिक स्थिति पे होता है। ठीक है, यानी एक विशेष मूड, जब हमारा मूड होता है लिखने का, ठीक है, जब हमारा अंदर से मन कर रहा होता है लिखने का, ठीक है, वो एक विशेष मानसिक स्थिति होती है। ठीक है, यानी जब लिखने का मूड होता है उस समय मन में अपने आप ही कुछ उमंग सी उठने लग जाती है। उमंग का मतलब होता है जोश, उत्साह, यानी हमारे मन में इतना जोश भर जाता है कि बस मन करता है लिख दो। ठीक है, यानी कलम उठाओ और कॉपी, अपना जो पेपर है उसको उठाओ और लिखना शुरू कर दो, यानी ऐसी उमंग हो जाती है। ठीक है, हृदय में स्फूर्ति आ जाती है। स्फूर्ति का मतलब होता है ताजगी आ जाना। ठीक है, फुर्ती आ जाना, यानी फुर्ती आ जाती है। मस्तिष्क यानी हमारा जो दिमाग होता है, ठीक है, उसमें कुछ ऐसे आवेग उत्पन्न होते हैं। आवेग का मतलब हलचल, यानी कुछ ऐसी हलचल उत्पन्न होती है कि लेख उस समय लिखना ही पड़ता है। उस समय विषय की चिंता नहीं रहती, यानी इस समय विषय की चिंता नहीं है। लेखक के मन में जब ये वाली स्थिति हो जाएगी ना, ठीक है, जब उसको लिखना होगा उस समय विषय मैटर ही नहीं करता। कोई भी विषय दे दो लेखक आराम से उसमें लिख देगा। ठीक है, कोई भी विषय हो उसमें हम अपने हृदय के आवेग को भर ही देते हैं। ठीक है, कहने का मतलब है कि कोई भी विषय दे दो आसानी से वो लिख देंगे उसमें। फिर एक एग्जांपल से समझाते हैं। कहते हैं कि हैट टांगने के लिए कोई भी खूंटी काम दे सकती है। यानी जो हैट होती है, जो टोपी होती है, इसको किसी भी खूंटी में, किसी भी कील में आसानी से टांगा जा सकता है। यानी जिस प्रकार से किसी टोपी को किसी भी खूंटी में टांगा जा सकता है, ठीक है, उसी प्रकार जो हमारे मन में जो भाव उत्पन्न हो रहे हैं उसको कोई भी विषय उपयुक्त होता है। यानी जब हमारे मन में भाव उत्पन्न हो रहे हैं तो कोई भी विषय दे दो, उस समय में हम आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, ये कौन बता रहे हैं? लेखक बता रहे हैं। कहते हैं असली वस्तु हैट है, खूंटी नहीं। यानी कि असली वस्तु क्या है? हमारे मन में उठने वाले विचार उस समय, यानी हमारी वो मानसिक स्थिति। असली वस्तु मानसिक स्थिति है, विषय नहीं है। जब वो मानसिक स्थिति होगी, यानी जब लिखने का मूड होगा लेखक का, उस समय आप उसे कोई भी टॉपिक दे दो वो तुरंत लिख देगा। तो ये कह रहे हैं, कौन कह रहे हैं? लेखक बता रहे हैं। ठीक है, अब देखो आगे कहते हैं, जो हमारे बख्शी जी लेखक हैं वो कहते हैं कि गार्डिनर साहब के इस कथन की यथार्थता में मुझे कोई संदेह नहीं। यानी गार्डिनर साहब ने कहा है कि लिखने की एक विशेष स्थिति होती है, विशेष मानसिक स्थिति होती है, यानी एक विशेष मूड होता है। इसमें मुझे कोई शक नहीं है, कोई संदेह नहीं है मुझे। ठीक है, कहते हैं लेकिन पर मेरे लिए कठिनता यह है कि मैंने उस मानसिक स्थिति का अनुभव ही नहीं किया। यानी मैं तो कभी उस मानसिक स्थिति को फील ही नहीं कर पाया, उसको अनुभव ही नहीं कर पाया जिसमें भाव अपने आप आ जाए। ठीक है, यानी भाव अपने आप ही उठने लगे। मुझे तो सोचना पड़ता है, मुझे बहुत चिंता करनी पड़ती है, बहुत मेहनत यानी बहुत परिश्रम करना पड़ता है, तब कहीं जाके मैं निबंध लिख सकता हूं। ठीक है, यानी यहाँ पे हमारे बख्शी जी जो लेखक है वो अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं? गार्डिनर से। कि गार्डिनर ने जो कहा था कि भाई एक विशेष मानसिक स्थिति होती है, मैं मानता हूं, मुझे कोई शक, कोई
मतलब कोई शंका तो है नहीं, लेकिन मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। मुझे तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मान लो कोई निबंध भी लिखना है तो मुझे बहुत सोचना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत विचार करना पड़ता है, तब जाके कहीं मैं एक निबंध लिख पाता हूँ। मेरी वो मानसिक स्थिति कभी नहीं आती। ठीक है, आगे कहते हैं कि आज तो मुझे विशेष परिश्रम करना पड़ेगा। अब लेखक को आज विशेष परिश्रम क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि उनको निबंध लिखना है। ठीक है, और ये जो निबंध है ये कोई साधारण निबंध नहीं है, सिंपल निबंध नहीं है। आज मुझे नमिता और अमिता, यानी दो लड़की हैं नमिता और अमिता, इन दोनों ने क्या करा है? इन्होंने लेखक को दो टॉपिक दिए हैं निबंध लिखने के लिए। ठीक है, नमिता जो है, नमिता कहती हैं कि आप मुझे इस टॉपिक पे लिख कर दो निबंध, यानी दूर के ढोल सुहावने। दूर के ढोल सुहावने एक मुहावरा है, आपने सुना होगा कि दूर के ढोल, मतलब जो दूर के ढोल होते हैं वो सुहावने लगते हैं, लेकिन वही ढोल जब पास में बजते हैं तो कानों को इरिटेट करते हैं, कानों को परेशान करते हैं, कानों में चुभने लगते हैं। ठीक है, यानी एक मुहावरा है, इस मुहावरे पे एक निबंध लिख दो। फिर दूसरी तरफ जो ये दूसरी लड़की है जिसका नाम है अमिता, अमिता कहती हैं कि मुझे समाज सुधार पे निबंध चाहिए, आप समाज सुधार पे एक निबंध लिख दो। यानी लेखक को दो लड़कियों ने दो टॉपिक दिए हैं और दोनों टॉपिक पे लेखक को निबंध लिखकर देना है इनको। ठीक है, और ये जो टॉपिक है ये ऐसे वैसे टॉपिक नहीं है, ये परीक्षा में आए हुए टॉपिक है, यानी ये परीक्षा में आ चुके हैं। और दोनों पे आदर्श निबंध लिखना है। आदर्श निबंध का मतलब है श्रेष्ठ, बेस्ट निबंध लिखना है, अच्छा निबंध लिखना है, बढ़िया निबंध लिखना है। ठीक है, और निबंध तो लिखना ही है लेखक को, लेकिन निबंध लिखने के साथ साथ उनको निबंध रचना का रहस्य भी समझाना पड़ेगा, यानी निबंध कैसे लिखा जाता है ये भी समझाना पड़ेगा लेखक को। इन दोनों लड़कियों को, यानी नमिता और अमिता को, लेखक को निबंध तो लिख के देना ही है, साथ में ये भी समझाना है कि कैसे अच्छा निबंध लिखा जाता है। समझ में आया? बिल्कुल सिंपल है, आगे चलते हैं। देखो आगे समझते हैं, दूर के ढोल सुहावने, ये अवश्य होते हैं, यानी दूर के ढोल जो होते हैं सुहावने होते हैं, बिल्कुल होते हैं। पर क्या इतने सुहावने होते हैं कि कोई इस पे 5 पेज का निबंध लिख दे? यानी क्या ये इतना बड़ा टॉपिक हो सकता है जिसपे 5 पेज लिखा जा सके? अब लेखक सोचने लगते हैं। फिर इसी प्रकार जिस तरीके से समाज सुधार की चर्चा अनादिकाल से लेकर आज तक होती आ रही है, ठीक है, और जिसके संबंध में बड़े बड़े विज्ञों का मतलब यहाँ पे विद्वानों से है, बड़े बड़े विद्वानों में विरोध भी है, उसको मैं 5 पेज में कैसे लिख दूं? अब यहाँ पे लेखक के सामने 2 निबंध है और 2 समस्या है। पहली समस्या क्या है लेखक के सामने की? एक छोटा सा मुहावरा है, दूर के ढोल सुहावने। अब दूर के ढोल सुहावने होते हैं, लेखक जानता है, लेकिन लेखक को समस्या यह है कि क्या इसमें 5 पेज का निबंध लिखा जा सकता है? यानी बहुत भारी काम लग रहा है, 5 पेज तो बहुत बड़े, मतलब बहुत ज्यादा है निबंध के हिसाब से। ऐसा कौन सोच रहा है? लेखक सोच रहा है। फिर दूसरी तरफ जो दूसरा टॉपिक है समाज सुधार, उसको लेकर भी लेखक कंफ्यूज है कि ये तो बहुत बड़ा टॉपिक है, क्या केवल 5 पेज में काम बन जाएगा? यहाँ पे लेखक के मन में ये सवाल है। ठीक है, यानी लेखक कहते हैं कि समाज सुधार जो है वो बहुत अनादिकाल से चला आ रहा है। ठीक है, और इस पे तो बड़े बड़े विद्वानों ने बहुत बहस करी है, विद्वानों के बीच में भी विरोध है, एक दूसरे की बातों को वो मतलब विरोध करते हैं, विद्वानों की भी इस टॉपिक पे बन नहीं पाई है आपस में। क्या ऐसे में मैं इसको केवल 5 पेज में लिख दूं तो काम चल जाएगा? इनके मन में ये क्वेश्चन आ रहा है। फिर कहते हैं कि मैंने सोचा कि सबसे पहले निबंध शास्त्र के जो आचार्य हैं उनकी सम्मति जान लूं। सम्मति का मतलब सलाह से है। ठीक है, यानी कि जो निबंध शास्त्र के जो आचार्य रह चुके हैं, जो गुरु रह चुके हैं, ठीक है, जो निबंध शास्त्र के एक्सपर्ट रह चुके हैं, पहले मैं उनकी सलाह तो जान लूं। पहले ये तो समझ लूं कि आदर्श निबंध है क्या, यानी किस निबंध को हम आदर्श निबंध कह सकते हैं, श्रेष्ठ या बेस्ट निबंध कह सकते हैं, और ये निबंध लिखा कैसे जाता है, यानी एक अच्छा निबंध क्या होता है और अच्छा निबंध कैसे लिखा जाता है, पहले मैं ये तो जान लूं, लेखक कह रहे हैं। ठीक है, तब फिर मैं विषय की चिंता करूंगा, पहले मैं ये जान लूंगा फिर मैं विषय के बारे में सोचूंगा। इसलिए मैंने निबंध शास्त्र के कई आचार्यों की रचना को देखा। ठीक है, इन्होंने क्या करा, जो बड़े बड़े एक्सपर्ट रहे हैं, जो निबंध शास्त्र के आचार्य रहे हैं, ठीक है, जो निबंध को अच्छे से जानते हैं, लिखना जानते हैं, समझते हैं, पहले मैं उनकी रचनाएं देखता हूं, लेखक उनकी रचनाएं देखते हैं, तो वहां पे उनको 2 चीजें दिखती है। ठीक है, 2 चीजें क्या दिखती हैं? यानी सामग्री और शैली। आगे समझते हैं इसको। देखिए, निबंध में 2 महत्वपूर्ण चीजें होती हैं। 2 महत्वपूर्ण चीजें क्या होती है? एक होती है सामग्री और दूसरी होती है शैली। सामग्री का मतलब होता है निबंध का पूरा कंटेंट, निबंध की शुरुआत कहाँ से हुई है, उसकी प्रस्तावना से लेके उसका मुख्य भाग, एंड में उसका निष्कर्ष, वो सारी चीज जो निबंध में जो मेन बातें होती है, जो विषय वस्तु होती है, जो कंटेंट होता है, वो सब उसकी सामग्री होती है।
ठीक है। दूसरी तरफ शैली, क्योंकि भाई देखो हर चीज को लिखने का अपना एक तरीका होता है, एक ढंग होता है, एक स्टाइल होता है, तो निबंध को लिखने का भी एक तरीका होता है, एक शैली होती है। तो ये दो चीजें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं, ठीक है। फिर आगे बात चलती है कि एक विद्वान का कहना है कि निबंध जो है वो छोटा होना चाहिए, यानी निबंध जो है कैसा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। और छोटे निबंध जो होते हैं वो बड़े निबंध के मुकाबले ज्यादा अच्छे होते हैं, क्योंकि बड़े निबंध की जो बड़े निबंध होते हैं उसमें रचना की सुंदरता नहीं रहती है, ठीक है, बहुत सारे शब्द आ जाते हैं, उसकी सुंदरता कम हो जाती है। लेकिन जो छोटे निबंध होते हैं वो कम शब्दों में, ठीक है, बहुत अच्छे से किसी टॉपिक को एक्सप्लेन कर देते हैं। तो इस कथन को मान लेने में ही मेरा लाभ है, कहते हैं कि इस कथन को मान लेने में ही मेरा फायदा है, छोटे निबंध लिखता हूं, क्योंकि छोटा निबंध लिखूंगा तो मुझको, समझ रहे हो, मुझे फायदा होगा, मेरा टाइम बचेगा, मुझे ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, मुझे बड़े बड़े निबंध के लिए पेज नहीं भरने पड़ेंगे, यानी कम शब्दों में मैं लिख दूंगा, तो ये तो मेरे लिए फायदे का रहेगा। आगे देखो, फिर कहते हैं कि पर लिखूं कैसे, फिर समस्या आ रही है कि लिखूं कैसे आखिर, ठीक है। निबंध छोटा लिख दूं ये सोच रहे हैं, लेकिन यहीं पे कंफ्यूजन आ रही है कि लिखूं कैसे। निबंध शास्त्र के उन्हीं आचार्यों का कथन है कि निबंध के दो प्रधान अंग होते हैं, सामग्री और शैली। अब सामग्री और शैली के बारे में सोचना है, निबंध छोटा लिख दूं ये तो चलो इन्होंने मान लिया, लेकिन अब इन दोनों चीजों के बारे में सोचना है कि क्या सामग्री रखनी है, क्या स्टाइल रखना है, ठीक है, ये सारी चीजें। तो देखिए सामग्री और शैली को देखते हैं। कहते हैं कि पहले तो मुझे सामग्री एकत्र करनी होगी। सामग्री एकत्र करने का मतलब है कि जो मैं निबंध लिखूंगा उसमें बहुत सारा कंटेंट आएगा, तो वो सारी की सारी उसके बारे में जानकारी मुझे पहले से इकट्ठा करनी पड़ेगी, तभी तो मैं उसके बारे में अच्छे से लिख पाऊंगा। फिर कहते हैं लेखक कि विचार समूह संचित करना पड़ेगा। विचार समूह का मतलब यहाँ पे जानकारी से है, टॉपिक से रिलेटेड जो जानकारी है उससे है। फिर मुझे मनन करना पड़ेगा। मनन करने का मतलब होता है बहुत गहराई से सोचना, यानी बहुत गहराई से विचार करना उस टॉपिक पे, ठीक है। यानी कि पहले तो मुझे निबंध के लिए सामग्री इकट्ठी करनी है, उसके बाद मुझे उस पर खूब सोचना है, विचार करना है। ये तो सच है कि जिसने जिस विषय का अच्छा अध्ययन किया होगा उसके मस्तिष्क में, उसके दिमाग में उस विषय से रिलेटेड विचार आएंगे, ठीक है, उसके मन में उससे रिलेटेड विचार आएंगे। अब जैसे मान लो मैंने किसी टॉपिक के बारे में खूब पढ़ा है, तो मुझे उस टॉपिक से रिलेटेड विचार आएंगे, बिल्कुल जाहिर सी बात है, ये तो होता ही है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। पर ये कौन जानता था कि दूर के ढोल सुहावने, ये जो टॉपिक है, यानी ये जो मुहावरा है, इस पर कभी भी उसको निबंध लिखने की आवश्यकता पड़ जाएगी लेखक को। यानी लेखक ने कभी जिंदगी में ये नहीं सोचा था कि उनको इस टॉपिक पे निबंध लिखना पड़ेगा, ठीक है। यदि ये बात, कहते हैं कि यदि ये बात मुझे पहले से पता होती कि मुझे इस टॉपिक पे निबंध लिखना पड़ेगा, तो मैं चला जाता लाइब्रेरी। कहाँ चला जाता लेखक? पुस्तकालय चला जाता और वहां पे जाके कर लेता अनुसंधान। अनुसंधान का मतलब होता है रिसर्च करना, यानी किसी टॉपिक पे बहुत गहराई से अध्ययन करना, फैक्ट की तलाश करना, ठीक है, एनालाइज करना, उसको, उसका विवेचना करना, अच्छे से उसको समझना, ये होता है अनुसंधान। यानी मैं लाइब्रेरी में जाता, वहां पे बहुत सारी पुस्तक होती है, किताबें होती है, मैं किताबों में से वो टॉपिक ढूंढता, अच्छे से उसको पढ़ लेता, उसके बारे में रिसर्च कर लेता। पर अब समय नहीं है, अब तो मेरे पास टाइम ही नहीं है, मुझे यहीं बैठकर 2 ही घंटों में 2 निबंध लिखने हैं। अब उनके पास सिर्फ 2 घंटे का टाइम है और 2 घंटे में उनको 2 निबंध लिखने हैं, ठीक है। यानी लाइब्रेरी जाने का टाइम नहीं है, रिसर्च करने का टाइम तो है ही नहीं लेखक के पास। यहाँ ना तो कोई इनके पास विश्वकोश है, विश्वकोश का मतलब होता है एनसाइक्लोपीडिया, ठीक है। विश्वकोश में क्या होता है? पूरे विश्व का समस्त ज्ञान होता है, समस्त ज्ञान का भंडार होता है। इनके पास तो कोई विश्वकोश भी नहीं है, ठीक है। फिर कहते हैं ना ही इनके पास कोई ग्रंथ है, यानी ना ही इनके पास कोई ऐसी किताब है, ऐसा कोई ग्रंथ है जिसमें इन विषयों की सामग्री उपलब्ध हो। यानी इन विषय की सामग्री अगर उपलब्ध होती तो उससे ये आसानी से लिख देते, पर इनके पास ना तो कोई विश्वकोश है, ना ही कोई बुक है, ना ही कोई ग्रंथ है जिससे कि ये जानकारी इकट्ठा करें और लिख दें। अब तो इनको, इनके पास जो पहले से ज्ञान है उस पर ही विश्वास करना पड़ेगा और फिर इनको लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब इनके मन में ये चीजें चल रही हैं। आगे देखो क्या होता है। लेखक कहते हैं कि विज्ञों का कथन है, यानी विज्ञों का मतलब विद्वानों का कथन है कि निबंध लिखने के पहले उसकी रूपरेखा बना लेनी चाहिए, ठीक है। रूपरेखा का मतलब होता है ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट मतलब जैसे मान लो मैं आपको कोई एक टॉपिक देता हूं, ठीक है, उस टॉपिक पे आपको निबंध लिखने को बोलता हूं, तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा? उसका पूरा ब्लूप्रिंट तैयार करना पड़ेगा। यानी आपको सोचना पड़ेगा कि निबंध मुझे कितने वर्ड में लिखना है,
यानी मुझे कितने शब्दों में लिखना है या कितने पेज में लिखना है, मैं निबंध की शुरुआत कैसे करूंगा, यानी निबंध में मैं कौन सी बातें स्टार्टिंग में लिखूंगा, फिर बीच में यानी जो मुख्य कंटेंट होता है, मुख्य जो बातें होती है उसमें मैं कैसे लिखूंगा, या लास्ट में जब निष्कर्ष आता है वहां पे कैसे लिखूंगा, सार लिखना है तो सार यानी समरी को कैसे लिखूंगा। ठीक है, आपके मन में बहुत सारी चीजें आप पहले से दिमाग में सोच लोगे, तो वही होता है ब्लूप्रिंट बनाना, यानी कि उसका पहले से मुझे एक रूपरेखा, एक आउटलाइन उसकी बनानी पड़ेगी। ठीक है, फिर कहते हैं कि सबसे पहले मुझे दूर के ढोल सुहावने की रूपरेखा बनानी पड़ेगी, यानी सबसे पहले वो इसी निबंध को लिखना चाहते हैं तो वो इसकी रूपरेखा बनाएंगे। मैं सोच ही नहीं सकता कि इस विषय की कैसी रूपरेखा होगी, कैसे मतलब इसको लिखना है, मेरे को कुछ समझ ही नहीं आ रहा। लेखक कहते हैं मैं सोच ही नहीं सकता इसके बारे में। निबंध लिख लेने के बाद उसका सारांश कुछ ही वाक्यों में भले ही लिख दूं, पर निबंध लिखने के पहले उसका सार 10-5 शब्दों में कैसे लिखा जाए, अब इनके सामने ये समस्या आ रही है। यानी लेखक कहते हैं कि मान लो हमने कोई निबंध लिख दिया, ठीक है, मान लो हमने कोई निबंध लिख दिया, जब पूरा निबंध लिख दिया तो उसके बाद हम उसको समरी लिखना, यानी उसको कम शब्दों में उसकी समरी लिखना। ठीक है, यानी निबंध लिखने के बाद, ठीक है, यानी निबंध लिख लेने के बाद उसकी समरी लिखना कुछ वाक्यों में, ये ज्यादा मुश्किल काम नहीं होता। लेकिन निबंध लिखने से पहले, ठीक है, यानी निबंध लिखने से पहले उसका सार 10 से 5 शब्दों में लिख लेना, ये मुश्किल काम है। ठीक है, यानी ये कैसे लिखा जाए इसको लेकर सोच रहे हैं। क्या सचमुच हिंदी के जो सब विज्ञ लेखक है, यानी जो विद्वान लेखक है, पहले से अपने निबंधों के लिए रूपरेखा तैयार कर लेते हैं? लेखक यहाँ पे क्या सोच रहा है कि जो इतने बड़े बड़े विद्वान हैं, हिंदी के जो लेखक हैं, जो हिंदी में निबंध लिखते हैं, क्या वो सभी लोग पहले से रूपरेखा बनाते हैं, यानी ब्लूप्रिंट बना लेते हैं कि मुझे कैसे मतलब कोई निबंध लिखना है? तो ये इनके मन में सवाल चल रहे हैं। ठीक है, उलझन है, सवाल है, बहुत सारे सवाल लेखक के मन में आते हैं। फिर ये बात करते हैं शेक्सपियर की, गार्डिनियर की। आप समझते हैं तो देखिए, एजी ये कहते हैं कि एजी गार्डिनर को तो अपने लेखों का शीर्षक बनाने में ही सबसे अधिक कठिनाई होती थी। यानी जो गार्डिनर साहब हैं, जब वो जो अपने लेख यानी जो अब अपने आर्टिकल लिखते थे, तो उसके बाद उसका जो शीर्षक यानी उसका जो नाम होता है, जिसको हम कहते हैं टाइटल, ठीक है, जैसे आपका ये चैप्टर है, चैप्टर का नाम क्या है, क्या लिखूं, तो क्या लिखूं क्या हो जाएगा, इसका टाइटल हो जाएगा। यानी कि जब ये जो गार्डिनर हैं, जब वो अपना कोई लेख लिखते हैं, कोई आर्टिकल लिखते हैं, तो उनके सामने समस्या आती है कि मैं उसका क्या नाम रखूं, क्या टाइटल रखूं। ठीक है, उसमें बहुत कठिनाई होती है। तो गार्डिनर ने लिखा है कि मैं लेख लिखता हूं और शीर्षक देने का भार जो है अपने मित्र पे छोड़ देता हूं। यानी मैं तो लेख लिख लेता हूं, आर्टिकल लिख लेता हूं, और उसका जो टाइटल होता है, टाइटल उसको देने का जो जिम्मेदारी है, जो भार है, मैं अपने दोस्त पे छोड़ देता हूं कि लो भाई दोस्त मेरे, अब आप इसका टाइटल सोच के बताइए। ठीक है, यानी आप टाइटल सोचो, मैंने तो आर्टिकल लिख दिया है। ठीक है, फिर इसके बाद देखो, इन्होंने ये भी लिखा है कि शेक्सपियर जो है एक बहुत बड़े नाटककार रहे हैं। ठीक है, ये नाटक लिखा करते थे। तो शेक्सपियर जो है, इनको भी नाटक लिखने में उतनी कठिनाई नहीं हुई होगी जितनी कठिनाई नाटकों के नामकरण में हुई होगी। यानी शेक्सपियर जैसे जो महान लेखक रहे हैं, इन्होंने तो बड़े बड़े नाटक लिख दिए। नाटक लिखने में इनको इतनी दिक्कत नहीं आई होगी जितना नाटक का नामकरण करने में दिक्कत हुई होगी। ठीक है, तभी तो घबराकर नाम ना रख सकने के कारण जो शेक्सपियर हैं, इन्होंने अपने एक नाटक का नाम क्या रख दिया था कि जैसा तुम चाहो, यानी जैसा तुम चाहो, इन्होंने टाइटल ही दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पे कितनी कंफ्यूजन है बताओ इनके मन में। अब अभी उसके नाम पे आ गए हैं। ठीक है, रूपरेखा की समस्या है, कैसे लिखना है, उसकी समरी की समस्या है, कंटेंट कैसे लिखना है, स्टाइल कैसा रखना है, हर तरह की समस्याओं के बारे में लेखक बहुत गहराई से सोच रहे हैं। ठीक है, ये हमने समझ लिया, आगे चलते हैं। फिर कहते हैं अब चलो रूपरेखा हो गई, अब मुझे शैली यानी मुझे शैली निश्चित करनी पड़ेगी, मुझे लिखने का तरीका सोचना पड़ेगा। आचार्य महोदय का कथन है कि भाषा में प्रवाह होनी चाहिए, यानी जो हम निबंध लिखते हैं, हमारी भाषा जो है उसमें प्रवाह हो, फ्लुएंसी हो। ठीक है, ताकि पढ़ने वाले को अच्छे से समझ में आए। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, वाक्य छोटे छोटे, अगर वाक्य छोटे छोटे होंगे, सेंटेंस जो है वो छोटे छोटे होंगे, तब क्या होगा, तब वो अच्छा लगेगा और एक दूसरे से संबंधित हो। ठीक है, वाक्य जो है एक दूसरे से कनेक्ट होते हो। ऐसा ना हो कि पहला सेंटेंस कुछ कह रहा हो, दूसरे सेंटेंस में कोई और बात होने लग जाए, दोनों को आपस में कोई कनेक्शन ना हो। ऐसा नहीं होना चाहिए, वरना निबंध अच्छा नहीं होगा। ठीक है, ये बातें लेखक सोच रहा है। फिर लेखक कहता है कि ये तो बिल्कुल ठीक है, मैं छोटे छोटे वाक्य अच्छी तरह से लिख सकता हूं। ठीक है, छोटे छोटे वाक्य बहुत आसानी से लिख दूंगा, पर मैं हूं मास्टर। ठीक है, यानी लेखक अपने आप को यहाँ पे थोड़ा मजाकिया अंदाज में कह रहे हैं कि मैं तो मास्टर हूं भाई।
समझ रहे हो, मैं मास्टर हूं, मैं छोटे छोटे वाक्य लिख तो दूंगा, पर अपनी विद्वता यानी जो मेरी विद्वानता है उसका प्रदर्शन यानी शो ऑफ की बात चल रही है, यानी अपनी नॉलेज के प्रदर्शन के लिए, अपना गौरव स्थापित करने के लिए ये जरूरी है कि वाक्य कम से कम आधे पेज में तो समाप्त हो, यानी कम से कम इतने छोटे भी वाक्य ना लिखूं, वरना लोग मेरा मजाक उड़ा सकते हैं, कहेंगे बताओ कैसा मास्टर है, इसको तो इतना ज्ञान ही नहीं है। ठीक है, ऐसा हो सकता है, इसीलिए लेखक कहते हैं कि मैं तो मास्टर हूं, अब मुझे बहुत सोच के लिखना पड़ेगा, मुझे कम से कम आधे पेज का तो लिखना ही पड़ेगा, इस तरीके की बातें करते हैं। फिर ये एग्जाम्पल देते हैं बाण भट्ट का। बाण भट्ट जो है इन्होंने लिखी है कादंबरी। ठीक है, बाण भट्ट जो है एक लेखक हुए, इन्होंने कादंबरी लिखी है। कादंबरी में भी ऐसे ही वाक्य लिखे हैं इन्होंने। वाक्यों में अस्पष्टता भी होनी चाहिए, ये कहते हैं कि वाक्यों में अस्पष्टता होनी चाहिए, वाक्य एकदम सिंपल सरल नहीं होने चाहिए। अस्पष्टता का मतलब होता है धुंधलापन, जिसको समझने में थोड़ी दिक्कत हो, मतलब ऐसे शब्दों को लिखा जाए जो आसानी से सामने वाले को समझ में ना आए, यानी ऐसे शब्द होने चाहिए। ठीक है, तो ये कहते हैं कि बाण भट्ट ने कादंबरी लिखी है, उसमें भी इन्होंने ऐसे वाक्यों का यूज किया है। वाक्य अस्पष्ट होने चाहिए, क्योंकि अगर ये अस्पष्ट होंगे, दुर्बोध होंगे, गंभीर होंगे, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये कंटेंट को और ज्यादा अच्छा बना देंगे। ठीक है, यानी कि कहते हैं कि वाक्यों में अगर अस्पष्टता होगी तो यह अस्पष्टता या दुर्बोधता, दुर्बोधता का मतलब ये होता है जिसको समझने में बहुत कठिनाई आए, जो बहुत डिफिकल्ट चीज हो। गंभीर का मतलब यहाँ पे गंभीर यानी सीरियस, ठीक है, बहुत गंभीर मुद्दा, आपने सुना होगा इस चीज से है। तो ये कहते हैं यहाँ पे हमने क्या समझा कि जो बड़े बड़े लेखक होते हैं ना, वो सरल नहीं लिखते हैं, वो भारी भरकम शब्द लिख देते हैं, वो कठिन शब्द लिख देते हैं जो आसानी से समझ में ना आए, जिससे कि उनका जो लेख है, उनका जो निबंध है या उनकी जो कहानी है, जो भी वो लिख रहे हैं, ताकि वो लगे कि हाँ भाई किसी बड़े राइटर ने लिखा है और बहुत मुश्किल चीज लिखी हुई है। ठीक है, फिर ऐसे ही संस्कृत के एक बहुत फेमस कवि हैं जिनका नाम है श्रीहर्ष। इन्होंने तो जानबूझकर अपने काव्य में, अपनी कविताओं में ऐसी गुत्थियां, ठीक है, ऐसी गुत्थियां डाल दी हैं जो अज्ञों से ना सुलझ सके, यानी कि इन्होंने जानबूझकर ऐसी गुत्थियों का मतलब है उलझन। ठीक है, यानी इन्होंने, श्रीहर्ष ने, संस्कृत के कवि है, इन्होंने तो जानबूझ के अपनी कविताएं ऐसी लिखी है, उसमें ऐसी ऐसी चीजें डाल दी हैं, ऐसे शब्द डाल दिए हैं जो अज्ञों से, अज्ञ मतलब जिसके पास नॉलेज कम हो, जो मूर्ख हो, आप ऐसा मान लो, जिसको मूर्ख आसानी से ना समझ सके, ऐसी चीजें लिखते हैं। फिर एक और कवि हैं जिनका नाम है सेनापति। सेनापति ने भी अपनी कविता को दुर्बोध कर दिया, यानी उसमें डिफिकल्ट वर्ड डाल दिए। ठीक है, तभी तो अलंकारों का, मुहावरों का, लोकोक्तियों का समावेश भी निबंधों के लिए आवश्यक बताया जाता है। तब क्या किया जाए, अब इनके मन में क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब लेखक के मन में क्वेश्चन आ रहा है, चलो लिखने का स्टाइल भी हो गया, ठीक है, अब क्या निबंध एकदम सिंपल लिख दूं? अगर सिंपल लिख दूंगा तो सब सोचेंगे यार कितना आसान लिखा है, ये तो कोई ऐसा ही लेखक होगा। ठीक है, निबंधों में जैसे कि बाण भट्ट हो गए, श्रीहर्ष हो गए, सेनापति हो गए, ये कुछ ऐसे लिखते हैं, ऐसे शब्दों को लिखते हैं जो आसानी से समझ में नहीं आते हैं, तो क्या मुझे भी ऐसा ही लिखना चाहिए? इनके मन में क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, आगे देखो क्या होता है। फिर यहाँ पे ये बात खत्म हो गई, अब यहाँ पे एक और नई बात करते हैं, लेखक अंग्रेजी राइटर होगी। ठीक है, जो अंग्रेज राइटर होते हैं, यानी जो अंग्रेजी के निबंधकार हैं, जो अंग्रेजी में ऐसे लिखते हैं, निबंध लिखते हैं। ठीक है, इन्होंने तो एक दूसरी ही पद्धति, पद्धति का मतलब है तरीका, मेथड, इन्होंने तो एक दूसरा ही मेथड अपनाया है। ठीक है, दूसरा मेथड अपनाया यानी दूसरा तरीका अपनाया, इसका मतलब क्या है, ये एक अलग तरीका है। ठीक है, उनके निबंध इन आचार्यों की कसौटी पर भले ही खरे सिद्ध ना हो, पर अंग्रेजी साहित्य में उनका मान अवश्य है। कहते हैं कि जो अंग्रेजी राइटर हैं, जो अंग्रेजी में निबंध लिखते हैं, ठीक है, उन्होंने निबंध लिखने का, अंग्रेजी में निबंध को क्या कहा जाता है, एस्से कहा जाता है। ठीक है, यानी जो अंग्रेजी में निबंध को लिखते हैं, उनका लिखने का बिल्कुल एक अलग ही तरीका अपनाया है। हो सकता है कि ये तरीका जो है हमारे भारतीय आचार्यों को, भारतीय विद्वानों को अच्छा ना लगे, ठीक है, उनकी कसौटी पे खरा ना उतरे, लेकिन अंग्रेजी साहित्य में तो उसको बहुत रिस्पेक्ट, बहुत आदर दिया जाता है, बहुत सम्मान दिया जाता है। ठीक है, और ये जो लिखने का नया तरीका है अंग्रेजी साहित्य में, इसके जन्मदाता कौन है? इसके जन्मदाता है मार्टेन। ठीक है, मार्टेन इस नए तरीके को लेकर आए हैं। मार्टेन ने क्या करा, इन्होंने अपनी लाइफ में जो भी देखा, ठीक है, यानी इन्होंने स्वयं जो देखा, इन्होंने खुद जो सुना, जो इन्होंने अनुभव किया, महसूस किया, जो फील किया, ठीक है, उसी को इन्होंने अपने निबंधों में लिपिबद्ध कर दिया। लिपिबद्ध करने का मतलब होता है लिख देना, यानी उन्होंने उसी चीज को अपने निबंध में लिख दिया। ठीक है, तो ये बिल्कुल सिंपल बात है। यहाँ पे लेखक क्या बता रहे हैं, अंग्रेजी निबंधकारों के बारे में बता रहे हैं, जो लोग अंग्रेजी में निबंध लिखते हैं,
उन्होंने एक नया तरीका अपनाया है, एक अलग तरीका अपनाया है, ठीक है। वो अलग तरीका क्या है? अलग तरीका ये है कि जैसे ये मार्टेन है, इन्होंने अपनी लाइफ में जो देखा, जो सुना, जो सोचा, जो समझा, ठीक है, जो अनुभव किया, जो फील किया, उन्होंने उस चीज को लिख दिया। तो ऐसे निबंधों की सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है भाई? इसकी सबसे बड़ी विशेषता होती है कि ये जो होते हैं मन की स्वच्छंद रचनाएं हैं। स्वच्छंद का मतलब होता है स्वतंत्र, आजाद, जिसपे कोई बंधन ना हो, जिसके कोई नियम ना हो, कोई रूल ना हो, ठीक है। ये ऐसी रचनाएं हैं जिसमें कोई नियम नहीं है। इन्होंने जो देखा, जो सुना, जो सोचा, जो समझा, वो लिख दिया, सीधा जो मन में आया वो लिख दिया, ठीक है, अपने अनुभव के आधार पे लिख दिया। फिर कहते हैं उनमें ना कवि की उदात्त कल्पना है, क्योंकि कवि जो होते हैं बहुत गहराई वाली कल्पना करते हैं, बहुत गहरा सोचते हैं और वो अपनी कल्पनाएं लिख देते हैं। यानी ना तो कवि की बहुत बड़ी बड़ी कल्पनाएं हैं, ना आख्यायिका लेखक की, आख्यायिका जो लेखक होते हैं उनकी सूक्ष्म दृष्टि है। आख्यायिका लेखक जो ऐतिहासिक तरीके से लिखते हैं, प्राचीन चीजों को लिखते हैं, या जो इसको लघु कथा भी कहते हैं, यानी जो छोटी छोटी कहानियां लिखी होती हैं, ठीक है, ना तो उन छोटी छोटी कहानियों की सूक्ष्म दृष्टि, सूक्ष्म दृष्टि का मतलब होता है बहुत बारीकी से किसी चीज को देखना, ठीक है, ना तो इसमें कवि की बड़ी बड़ी कल्पनाएं हैं होती है। अंग्रेजी जो निबंध होते हैं, अंग्रेजी निबंध में ना तो कवि की बड़ी बड़ी कल्पनाएं होती हैं, ना ही उसमें बहुत बारीकी से कोई चीज को देखा जाता है, और ना विज्ञों की गंभीर तर्कपूर्ण विवेचना। तर्कपूर्ण विवेचना का मतलब होता है कि विद्वान जो होते हैं किसी टॉपिक को, कहते हैं ना बाल की खाल निकालना, कहने का मतलब है कि विद्वान जो होते हैं किसी टॉपिक पे बहुत लॉजिकल रूप से सोचते हैं, ठीक है, वैज्ञानिक तरीके से सोचते हैं, तर्कपूर्ण तरीके से सोचते हैं। तो ऐसी गंभीर तर्कपूर्ण विवेचना भी नहीं होती। इसमें लेखक जो होते हैं उसकी सच्ची अनुभूति रहती है। यानी अंग्रेजी जो में जो निबंध लिखे जाते हैं उसमें भारी भरकम शब्द नहीं होते, बड़ी बड़ी कल्पनाएं नहीं होती हैं, ठीक है, उसमें सिंपल चीजें होती है जो लेखक ने महसूस किया है, अनुभव किया है, वो चीजें रहती है। उनमें उसके सच्चे भाव की सच्ची अभिव्यक्ति होती है, यानी जो सच में उसके भाव है, उसकी भावनाएं हैं, जो उसने फील किया है, वो चीजें उसमें लिखी होती हैं। फिर आगे कहते हैं कि उनमें उसका उल्लास रहता है, उसकी खुशी रहती है। ये निबंध तो उसकी मानसिक स्थिति में लिखे जाते हैं, ठीक है, जैसा वो सोचता है, जो उसकी स्थिति है उसी में लिखा जाता है, जिसमें ना ज्ञान की गरिमा होती है, ना कल्पना की महिमा। यानी ना तो उसमें अपना ज्ञान दिखाने की कोशिश करता है कि मैं बहुत ज्ञानी हूं, मैं ऐसे ऐसे शब्द लिख दूंगा कि कोई सामने वाला पढ़ेगा तो उसको समझ ना आए, वो सोचे कि भाई क्या लिख दिया है, वाह क्या राइटर है। ऐसा नहीं होता उसमें बिल्कुल भी, ठीक है, उसमें कोई दिखावा नहीं होता, ना कल्पना की महिमा होती है, ना कोई फालतू की इमेजिनेशन होती है जिसमें जीवन का गौरव भूलकर हम अपने में लीन हो जाते हो, ऐसी चीजें नहीं होती। जिसमें हम संसार को अपनी ही दृष्टि से देखते हो और अपने ही भाव से ग्रहण करते हो, ठीक है, यानी संसार को हम अपने नजरिए से देख रहे हैं, अपने ही भावों में ग्रहण कर रहे हैं, इस तरीके की चीजें ना होकर बिल्कुल सच्चाई होती है, सच्चे अनुभव होते हैं। तब इसी पद्धति का अनुसरण करके मैं भी क्यों ना निबंध लिख दूं। यहाँ पे राइटर सोच रहे हैं, लेखक सोच रहे हैं कि क्यों मैं भी क्यों ना ऐसा जो अंग्रेजी जो निबंधकार होते हैं उनका तरीका अपना लूं, मैं भी वैसा ही लिख दूं जैसे अंग्रेजी निबंधकार लिखते हैं। मुझे कहते हैं पर मुझे तो 2 निबंध लिखने हैं। अब इनके मन में कन्फ्यूजन है, मुझे तो 2 निबंध लिखने हैं। आगे देखो क्या होता है। फिर अमीर खुसरो की बात करते हैं लेखक, ठीक है, अमीर खुसरो की बात करते हैं। अमीर खुसरो जो थे एक बहुत बड़े कवि थे। तो अमीर खुसरो की उनको एक कहानी याद आ गई। अमीर खुसरो जो थे एक बार उनको प्यास लगी तो वो गए कुएं पे। अब कुएं पे गए पानी पीने, तो वहां पे 4 औरतें पहले से थी जो कि पानी भर रही थी। अब 4 औरतें जो थी उन्होंने पानी मांगा, तो उन्होंने बोला ठीक है पानी तो दे दूंगी, लेकिन उसके बदले में तुम्हें मुझे कविता सुनानी पड़ेगी। यानी चारों औरतों ने उनसे 4 अलग अलग टॉपिक पे कविता सुनाने को कह दी। एक महिला ने कहा कि मुझे खीर के ऊपर कविता सुनाओ, दूसरी ने कहा कि मुझे चरखे के ऊपर कविता सुनाओ, तीसरी ने कहा कि मुझे कुत्ते के ऊपर कविता सुनाओ, और चौथी ने कहा कि मुझे ढोल के ऊपर कविता सुनाओ, ठीक है। अब यानी 4 महिलाओं ने उनसे 4 अलग अलग टॉपिक पे कविता सुनने की बात कर दी। अब अमीर खुसरो जो थे वो तो टैलेंटेड आदमी, होशियार आदमी, चतुर आदमी, ठीक है, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक ऐसा पद्य रच दिया, यानी 2 लाइनों में ही पूरी की पूरी चारों कविता सुना दी। यानी उन्होंने एक ही पद में चारों की इच्छा पूरी कर दी। कैसे, समझिए। अमीर खुसरो कहते हैं, उनको कविता सुनाते हैं, कहते हैं खीर पकाई जतन से, यानी खीर मैंने बहुत मेहनत से पकाई, बहुत जतन से पकाई, और फिर उसके बाद मैंने चरखा चला दिया, यानी चरखा दिया चला। आया कुत्ता खा गया, यानी कुत्ता आया और खीर खा गया। तू बैठी ढोल बजा, यानी इसमें देखो एक ही कविता में उन्होंने चारों शब्द डाल दिए, यानी खीर भी डाल दिया, चरखा भी डाल दिया, कुत्ता भी डाल दिया और ढोल भी डाल दिया, यानी चारों को एक ही, ठीक है, एक ही मतलब पद्य में सबको सेटिस्फाई कर दिया। तो कहते हैं कि मुझ में तो खुसरो जैसी प्रतिभा नहीं है, मैं तो उतना टैलेंटेड नहीं हूं खुसरो की तरह, ठीक है।
फिर सोचते हैं कि भाई, पर उनकी इस पद्धति को स्वीकार करने से मेरी कठिनाई आधी हो जाएगी। यानी अगर मैं उनकी इस तरीके को अपना लूं तो मेरी समस्या तो यहीं पे आधी सॉल्व हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उनको दो निबंध लिखने हैं, अलग अलग टॉपिक पे है। क्या मैं दोनों को एक ही मतलब निबंध के अंदर लिख दूं? जैसे इन्होंने एक ही पद्य में चारों शब्दों को डाल दिया, क्या मैं भी एक निबंध में ही दोनों विषयों को समावेश कर दूं, जोड़ के लिख दूं? अब ऐसा कौन सोच रहे हैं? लेखक सोच रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे हमारा एक टॉपिक और खत्म हो गया। अब देखो, अब बिल्कुल लास्ट में आ गए इसमें। आई होप आपको अभी तक बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, मजा आ रहा होगा। ठीक है, आगे देखो। अब ये बात करते हैं ढोल के बारे में। दूर के ढोल सुहावने। लेखक कहते हैं कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं क्योंकि उनकी कर्कशता दूर तक नहीं पहुंचती है। ठीक है, यानी जब ढोल बज रहा होता है ना, अब मान लो मैं यहाँ पे ढोल बजाने लग जाऊं बहुत तेज तेज और आप मेरे बगल में बैठ जाओ, तो आपके कान में ना वो चुभेगी आवाज, आपको बहुत बुरी आवाज लगेगी, कहोगे यार क्या मतलब ये इरिटेटिंग आवाज है ये। ठीक है, यानी जो ढोल की आवाज जो पास से सुनता है उसके लिए वो कर्कश होती है, बहुत बेकार आवाज होती है, कान में चुभने वाली आवाज होती है, कान के पर्दे को फाड़ दे ऐसी आवाज होती है। ठीक है, पास बैठे हुए लोगों के कान के पर्दे फटने लग जाते हैं। लेकिन जब कोई उसी आवाज को दूर से सुन रहा होता है तो उसके लिए वो मधुर आवाज हो जाती है। ठीक है, यानी दूर के ढोल सुहावने होते हैं क्योंकि उसकी कर्कशता जो होती है, उसकी जो चुभन वाली आवाज होती है वो दूर तक नहीं जाती है। जब ढोल के पास बैठे हुए लोग के कान के पर्दे फट रहे होते हैं तब दूर किसी नदी पर संध्या के समय अगर वो आवाज जाए, किसी दूसरे के कान में जाए, तो वही मतलब शब्द मधुरता का संचार कर देती है। ठीक है, यही अगर ढोल की आवाज कहीं दूर जा रही हो संध्या के समय किसी नदी के किनारे बैठे व्यक्ति के पास, तो उसके कानों में वो मधुरता ला देती है, उसे मजा आता है उसे सुन के। लेकिन पास बैठे व्यक्ति के लिए वो बहुत सुनने में बहुत समस्या वाली आवाज होती है, कर्कश आवाज होती है। ठीक है, आगे देखो क्या कहते हैं। कहते हैं ढोल के उन्हीं शब्दों को सुनकर वह अपने हृदय में किसी के विवाह उत्सव का चित्र अंकित कर लेता है। यानी कि जब कोई व्यक्ति दूर बैठा है, ढोल की आवाज सुन रहा है, तो ढोल की आवाज सुनते ही उसके दिमाग में कल्पना चलने लगती है। ठीक है, उसके मन में एक कल्पना चलने लग जाती है, उसके हृदय में ऐसी सोच आने लग जाती है कि ये जरूर किसी की शादी हो रही होगी। ठीक है, यानी किसी के विवाह उत्सव हो रहा होगा, वहां पे ये ढोल बज रहा होगा, वो इमेजिनेशन करने लगता है। कोलाहल, आगे समझिए, ये आपको समझ में आ गया होगा कि अगर ढोल पास में बजे तो कर्कश होता है, कान को फाड़ने वाला होता है। ठीक है, बेकार आवाज होती है, लेकिन दूर बैठे व्यक्ति के लिए वो आवाज मधुर होती है, ये हमने समझ लिया। फिर कहते हैं कि जब कहीं पे ढोल बजने की आवाज कोई दूर से सुनता है तो उसके मन में इमेजिनेशन आने लग जाती है कि कहीं पे कोई शादी विवाह का उत्सव चल रहा होगा। फिर आगे कवि कहते हैं, लेखक कहते हैं कि कोलाहल का मतलब होता है शोर शराबा, यानी जहां पे बहुत ज्यादा शोर हो। ठीक है, यानी शोर से पूर्ण घर के एक कोने में बैठी हुई किसी लज्जाशील नव वधू की कल्पना वो अपने मन में कर लेता है। यानी व्यक्ति जब ढोल की आवाज सुनता है तो वो कल्पना कर लेता है कि कहीं विवाह का उत्सव चल रहा होगा, किसी की शादी हो रही होगी और वहां एक शोर वाले घर में कोई दुल्हन बैठी होगी, लज्जाशील यानी शर्मीली, शर्मा रही होगी दुल्हन बैठ के। ठीक है, वो अपने मन में कल्पना कर लेता है कि जो नववधु है उसके मन में बहुत सारी चीजें हैं, उसके मन में प्रेम, उल्लास, संकोच, आशंका, विषाद। ठीक है, उसके हृदय में ये सारी चीजें चल रही होगी और इसी भाव, ये जो भाव है ये सब जो है उस ढोल की आवाज से जुड़ जाते हैं तो मधुर बन जाते हैं। अब सोचो, अब नववधु यानी कोई शर्मीली दुल्हन है, उसकी शादी होने वाली है, वो सज धज के अपने घर पे बैठी है, तो उसके मन में प्रेम के भाव भी आएंगे, उसके मन में खुशी भी होगी, थोड़ा सा संकोच भी होगा। ठीक है, आशंका भी होगी कि भाई आगे का जीवन कैसा होगा, भविष्य में कैसा पति मिलेगा, वो पति कैसा होगा, कैसा मतलब जिससे मेरी शादी होने वाली है उसका वो कैसा व्यक्ति होगा। उसके मन में दुख भी आ जाएगा क्योंकि भाई अपना घर छोड़ के जाने वाली है वो, अब घर से विदाई हो जाएगी, जिस घर में वो पैदा हुई है, जिस घर में रही है, बचपन बीता, जवान हुई जिस घर में, अब उस घर को छोड़ के जाना पड़ेगा, माता पिता को छोड़ के जाना पड़ेगा, तो उसके मन में दुख भी आ रहे होंगे, बहुत सारे भाव उस लड़की के मन में आ रहे होंगे, दुल्हन के मन में। ठीक है, फिर उसके हृदय में युक्त कंपन ढोल की कर्कश ध्वनि को मधुर बना देते हैं। ठीक है, उसके मन में जो ये कंपन हो रही है, जो भावनाएं आ रही हैं, वो कहीं ना कहीं ढोल की कर्कश आवाज को भी अच्छा बना देते हैं। सच तो ये है कि ढोल की ध्वनि के साथ आनंद का करलव होने लग जाता है, उत्सव का प्रमोद। ठीक है, मतलब एक खुशी होने लग जाती है, प्रमोद यानी प्रमोद का मतलब एक खुशी होती है। ठीक है, खुशी होने लग जाती है, प्रेम का संगीत, यानी ये तीनों चीजें जब मिल जाती हैं तो आवाज जो होती है वो कैसी हो जाती है, कटु नहीं लगती, यानी कि कड़वी आवाज नहीं लगती, और वो अच्छी लगने लग जाती है, यानी कि मधुर आवाज बन जाती है। ठीक है, यानी ढोल की आवाज के साथ जब भावनाएं जुड़ जाती हैं तो ढोल की आवाज जो होती है वो कर्कश नहीं होती है। ठीक है, बल्कि मधुर लगती है सुनने में। यहाँ पे कौन बता रहे हैं? लेखक बता रहे हैं। आगे देखो,
अब यहाँ पे जो है बिल्कुल लास्ट टॉपिक है अपना, ये चैप्टर खत्म होने वाला है, इसको और समझ लो। आगे लेखक कहते हैं कि ये बात सच है कि दूर रहने से हमें यथार्थता की कठोरता का अनुभव नहीं होता। यानी जब हम दूर रहते हैं तो जो यथार्थता का मतलब वास्तविकता है, सच्चाई है, यानी जब हम दूर रहते हैं तो सच्चाई की कठोरता का हमको नहीं पता लगता। यही कारण है कि जो तरुण संसार के जीवन संग्राम से दूर है, तरुण किसके लिए यूज किया जा रहा है शब्द, जो युवा है, यानी जो बच्चे युवा है, जो जवान हैं या जो जवानी की ओर बढ़ रहे हैं, जो किशोर हैं, ऐसे के लिए यूज किया जा रहा है शब्द। यानी कि लेखक कहते हैं कि जो तरुण संसार के जीवन संग्राम से दूर है, यानी जो तरुण, जो जवान जीवन संग्राम से दूर है, यानी जीवन में जो संघर्ष होता है उससे जो दूर हैं, उन्हें संसार का चित्र बड़ा मनमोहक लगता है। यानी जो बच्चे हैं, जो अभी अडल्ट हो रहे हैं, जवानी की तरफ जा रहे हैं, उनके सामने अभी बड़ी बड़ी टेंशन नहीं है जीवन की, क्योंकि जीवन में टेंशन बहुत होती है, ठीक है। अभी उनके दिमाग में वो समस्या, वो टेंशन नहीं है, इसलिए उनको जीवन कैसा लगता है, उनको जीवन बड़ा मनमोहक लगता है। कहते हैं वाह मजा आ गया, ऐसा जीवन है, ऐसा उनको लगता है, ठीक है। आगे देखो क्या होता है। लेकिन जो लोग वृद्ध हो गए हैं, जो लोग बूढ़े हो गए हैं, जो अपनी बाल्यावस्था यानी जो अपने बचपन वाली अवस्था से निकल चुके हैं, जो अपनी जवानी वाली अवस्था से निकल चुके हैं, यानी कभी कोई व्यक्ति जवान बच्चा रहा होगा, ठीक है, फिर वो जवान हुआ होगा, फिर बाद में जाके वो बूढ़ा हो गया, यानी पहले बच्चा था, फिर वो जवान हुआ, यानी पहले वो बाल्यावस्था में था, फिर तरुण अवस्था में आया, फिर वृद्धावस्था में आया, ठीक है। तो जो अपनी बाल्यावस्था और तरुण अवस्था से दूर आ गए हैं, वो अपने अतीत काल यानी जो उनका बीत चुका है उसकी स्मृति बड़ी सुखद लगती है। यानी कि जो बूढ़े व्यक्ति हैं जब अपने अतीत के बारे में सोचते हैं, जब अपने पुराने दिन, जवानी के दिन, बचपन के दिन के बारे में सोचते हैं, तो उनको वो यादें बहुत अच्छी लगती हैं, वो अतीत का ही स्वप्न देखते हैं, ठीक है। जो तरुण हैं, जो यंग हैं, उनके लिए भविष्य, जैसे भविष्य उज्जवल होता है, यानी जो तरुण होते हैं, यंग होते हैं, वो अपने आने वाले कल यानी भविष्य के बारे में सोचते हैं, ठीक है। जैसे उनके लिए भविष्य उज्जवल है, वैसे ही बूढ़े लोगों के लिए अपना अतीत बहुत अच्छा है, ठीक है। वर्तमान से दोनों असंतोष है, यानी वर्तमान को ना तो जवान देखना चाहता है ना बूढ़ा देखना चाहता है। बूढ़ा जो है वो अपने पुराने दिनों को याद करता है, और जवान जो है अपने भविष्य के दिनों को सोचता है। वर्तमान को कोई भी नहीं सोचता है, ठीक है। तरुण भविष्य को वर्तमान में लाना चाहता है, यानी जो उसका भविष्य होने वाला है उसको अभी लाना चाहता है, और वृद्ध जो है अपने अतीत को खींचकर वर्तमान में देखना चाहता है। तरुण जो होते हैं यानी यंग जो होते हैं वो क्रांति के समर्थक होते हैं, ठीक है। वृद्ध जो होते हैं वो अतीत के गौरव के संरक्षक होते हैं, ठीक है। तरुण यानी जो यंग है वो क्या सोचते हैं, वो अपने आने वाले दिन के बारे में सोच रहे हैं, उसके बारे में कल्पना करते हैं, वो अच्छा हो, कैसे मतलब मैं अपने भविष्य को सुधार लूं, बेहतर बना लूं, वो उसके बारे में सोचते हैं। बूढ़े व्यक्ति जो है अब उनको भविष्य के बारे में नहीं सोचना, अब उनको पुराने दिनों को याद कर करके सोचते हैं, काश वो दिन वापस आ जाते, काश मैं फिर से इतने साल का हो जाता। ये सारी चीजें इनके दिमाग में चलती है। एक्चुअल में होता क्या है, वर्तमान जो है शुभ रहता है। शुभ का मतलब होता है व्याकुल, बेचैन, यानी दोनों ही जो है, ठीक है, एक तरफ बूढ़ा व्यक्ति है, एक तरफ जवान व्यक्ति है, दोनों जो है वर्तमान को नहीं चाहते हैं, वर्तमान को इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। वर्तमान बेचैन करने वाला है, ये अपने अतीत के बारे में सोच रहा है, तो ये व्यक्ति अपने भविष्य के बारे में सोच रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या है, वर्तमान जो होता है हमेशा सुधारों का काल बना रहता है, यानी वर्तमान में हमेशा सुधार की संभावना रहती है। मनुष्य जाति के इतिहास में कोई भी ऐसा काल नहीं हुआ जहां पे सुधार की आवश्यकता ना हुई हो, ठीक है। लेखक कहते हैं कि बहुत सारे हमारे यहाँ पे समाज सुधारक रहे हैं, जैसे बुद्ध देव रहे, महावीर स्वामी रहे, नागार्जुन रहे, शंकराचार्य रहे, महात्मा गांधी रहे, कबीर, नानक, राजा राममोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, इतने सारे सुधारक रहे हैं कि आप गिनना शुरू करोगे तो इनकी गिनती खत्म नहीं होगी। सबने अपने अपने समय में सुधार करा है। सुधारकों का दल जो है नगर नगर और गांव गांव में होता है, हर नगर हर गांव में आपको सुधारक मिल जाएंगे। ये सच है कि जीवन में नए नए दोष उत्पन्न होते रहते हैं और नए नए सुधार भी होते रहते हैं, ठीक है। ना दोष कभी खत्म होने वाले हैं, ना सुधार कभी खत्म होने वाले हैं। जो कभी सुधार थे यानी जो कभी सुधार माने जाते थे वही आज दोष बन गए हैं, ठीक है। और उन सुधारों का फिर नव सुधार किया जाएगा, यानी पहले कभी सुधार था, आज वो समस्या दोष बन गए, बाद में फिर उन सुधारों को दोबारा सुधारा जाएगा। ये चीज चलती रहेगी, यही जीवन जो है, इसी को जीवन का प्रगतिशील हिस्सा माना जाता है। फिर आगे कवि बात करते हैं, हिंदी में प्रगतिशील साहित्य का निर्माण हो रहा है, ठीक है। आगे बढ़ने वाला साहित्य का निर्माण हो रहा है, यानी मान लो कोई लेखक है, वो लिख रहा है साहित्य जो प्रगतिशील साहित्य है, उसको लग रहा है कि वो भविष्य के लिए रचना कर रहा है, यानी भविष्य के लिए रचना कर रहा है, उसकी रचना महान है। लेकिन वो लेखक भूल जाता है कि बाद में फिर और नई रचना आएगी, उसकी उसकी रचना पुरानी हो जाएगी एक टाइम पे, ठीक है। यानी हिंदी में प्रगतिशील साहित्य का निर्माण हो रहा है।
उसके निर्माता ये समझ रहे हैं कि उनका साहित्य जो है भविष्य का गौरव है, यानी भविष्य में गौरव साबित होगा, बेहतरीन साबित होगा। पर कुछ ही समय के बाद उनका ये जो साहित्य है वो भी अतीत का स्मारक हो जाएगा। यानी ये जिसको आज नया साहित्य सोच रहे हैं भविष्य में बहुत बड़ी क्रांति ला देगा, बहुत बड़ा साहित्य बनेगा, बाद में ये खुद भविष्य मतलब ये अतीत बनने वाला है। ठीक है, यानी ये भविष्य में जाके फिर वापिस एक समय में अतीत बन जाएगा। आज जो तरुण है, आज जो जवान है, वही वृद्ध होकर अतीत के गौरव का स्वप्न देखेंगे। ठीक है, आज जो जवान है वो क्या हो जाएंगे, कल को वो बूढ़े हो जाएंगे, यानी वृद्ध हो जाएंगे। ठीक है, और उनके स्थान पे क्या होगा, नए तरुण आ जाएंगे, यानी कि ये तो बूढ़े हो गए, अब दूसरे जवान आ जाएंगे। ऐसा चलता रहेगा। जो भविष्य का स्वप्न देखेगा, दोनों ही स्वप्न जो होंगे सुखद होंगे, क्योंकि दूर के ढोल जो होते हैं सुहावने होते हैं। अब देखो, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल लास्ट में बहुत अच्छी बात कवि ने कह दी है, लेखक ने कह दी है कि जो जवान हैं, जो आज लिख रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि हमारा लिखा हुआ जो कंटेंट है, जो किताबें हैं, जो कहानियां हैं, भविष्य के लोगों के लिए बहुत अच्छी साबित होंगी। ठीक है, लेकिन उनको नहीं पता है कि भविष्य में जाकर वो चीजें पुरानी हो जाएंगी, फिर नए राइटर आ जाएंगे, फिर वो लिख देंगे, तो ये चलता रहेगा। ठीक है, दूर के ढोल जो होते हैं सुहावने होते हैं, ये चीज यहाँ पे समझा दी गई है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप मुझे जरूर कमेंट में बताइए आपको कैसा लगा, और आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है। आपको टेलीग्राम पे जाके सर्च करना है ESP क्लास 9। ठीक है, ये एक साथ लिखना है, स्पेस मत देना, ऐसे जैसा आपको दिख रहा है सेम ऐसे लिख के सर्च करना, आपको हमारा ग्रुप मिल जाएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी मैं इसका लिंक डाल दूंगा, वहां से आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो। आपको फ्री में PDF नोट्स अवेलेबल करा दूंगा, आप PDF वहां से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, मेरा नाम है सत्येंद्र प्रताप, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, एकलव्य स्टडी पॉइंट इस नाम से मैं आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सभी स्टूडेंट्स को, सभी बच्चों को कमेंट में जाके आपको बताना है कि आपको ये स्टोरी कैसे लगी। ठीक है, आपको ये मतलब ये जो निबंध जो हम पढ़ रहे हैं ये कैसा लगा, आपको लेखक के जो विचार हैं वो कैसे लगे। ठीक है, तो जो भी आप अपनी फीडबैक जो है आपको कमेंट में देना है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।